तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने डिविडेंड के नेक्स्ट सेक्शन वो जो कि है सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट से। ठीक है, सेक्शन 124 सबसेक्शन 1 ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, तो where a dividend has been declared by a company but has not been paid or claimed within 30 days from the date of the declaration to any shareholder entitled to the payment of the dividend, the company shall within 7 days from the date of expiry of the said period of 30 days transfer the total amount of the dividend which remains unpaid or unclaimed to a special account to be opened by the company in that behalf in any scheduled bank to be called as unpaid dividend account। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं और एक एक चीज समझते हैं। Where a dividend has been declared by the company but has not been paid or claimed within 30 days। अपन ने पढ़ा था कि कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड तो उसको विद इन 30 डेज में डिविडेंड पे करना होता है। ठीक है, पर वो या तो कंपनी ने पे नहीं करा, पे क्यों नहीं करा, इसमें कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, या हो सकता है उसका कुछ बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम हो, शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम हो, या फिर उसका बैंक अकाउंट चेंज हो गया हो, कुछ मिल नहीं रहा है उसके वेयर अबाउट्स दूसरे बैंक अकाउंट के हिसाब से, वो दूसरा बैंक अकाउंट दे नहीं पा रहा है, उसको होश ही नहीं कि उसका डिविडेंड आने वाला है या फिर उसको डिविडेंड मिल रहा है, वो क्लेम करने भी नहीं आया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड टू एनी शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, द कंपनी शेल within 7 days from the date of expiry of the said period। ठीक है, तो ये जो 30 डेज है यहाँ से 7 दिन में, अब क्या आ गया, यहाँ से 7 दिन में क्या करेगी कंपनी, पीरियड ऑफ 30 डेज ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड टू अ स्पेशल अकाउंट। ठीक है, इसके यहाँ से ये जो 30 डेज अपने कंप्लीट हो गए, यहाँ से 7 दिन में एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट के नाम से बैंक अकाउंट में एक अकाउंट खोलेगी। ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट यूडीए, यूडीए बोल सकते हैं अपन शॉर्ट में, यूडीए वो खोलेगी एक बैंक अकाउंट में, यूडीए नाम का एक बैंक अकाउंट वो खोलेगी। ठीक है, और उसमें वो पैसे डाल देगी। ठीक है, तो ये है ये सेक्शन 124 का सबसेक्शन 1। अब अपन आगे चल के समझते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है, कंपनी है वो डिक्लेयर करती है डिविडेंड, विद इन 5 डेज में उसको क्या करना होता है, डिपॉजिट इन अ सेपरेट अकाउंट करना होता है, याद हो तो। ठीक है, ताकि डिविडेंड का पैसा कहीं और यूज ना हो। ठीक है, फिर ये जो डिविडेंड डिक्लेयर करा है उसके 30 डेज में उसको क्या करना होता है, पेमेंट कर देना होता है डिविडेंड का। ठीक है, पर अब इस केस में अगर आपने पे नहीं करा या फिर क्लेम नहीं हुआ डिविडेंड जिसमें कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है, अगर कंपनी का डिफॉल्ट हो जाता है तो उसमें तो पेनल्टी लग जाती है। ठीक है, पर यहाँ पे कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है तो उससे क्लेम नहीं हुआ, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर वो अमाउंट आपको क्या करना है, एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर सच अमाउंट इन अ सेपरेट अकाउंट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक टू बी कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, तो आपको आई होप इस चार्ट से क्लियर हुआ होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट सेक्शन 124 सबसेक्शन 2 प्रिपरेशन एंड अपलोडिंग स्टेटमेंट ऑफ डिटेल्स। नाउ अब क्या करना है अपन को, the company shall within a period of 90 days of making transfer to unpaid dividend account। ठीक है, अब इसने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा आ चुका भाई, पिछली वाली की वो कहानी अपन को समझ में आ गई, अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा आ चुका। ठीक है, अब विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, अब ये इसके यहाँ से 90 डेज 3 महीने के बाद अप्रोक्स 90 डेज के बाद क्या करना है कंपनी को, मतलब 90 डेज के बाद नहीं, इस 90 डेज के अंदर अंदर विद इन 90 डेज कंपनी को क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनानी है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंटेनिंग नेम एड्रेस एंड अनपेड डिविडेंड टू बी पेड टू ईच पर्सन। उस शेयर होल्डर का नाम, उस शेयर होल्डर का एड्रेस जो कंपनी के साथ अवेलेबल है। ठीक है, और अनपेड डिविडेंड का अमाउंट जो के लिए है या उसको और जिसके लिए वो एंटाइटल्ड है वो पर्सन। ठीक है, तो ये कंपनी को एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और फिर वो कंपनी क्या करेगी, स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गई, फिर प्लेस इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उस पर वो उसको प्लेस करेगी। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव करी गई वेबसाइट है इस पर्पस के लिए तो वो कंपनी उस पर भी करेगी।
ठीक है, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, उस फॉर्म और मैनर में जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, now section 123 subsection 3 interest in case of default. ठीक है, if any default is made by the company in transferring the total amount or any part to the unpaid dividend account, भाई कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं करा या फिर कुछ ही अमाउंट ट्रांसफर करा, पूरा नहीं करा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी को एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन सच अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, जिस डेट से वो डिफॉल्ट करना स्टार्ट करेगी उस डेट से उसको इंटरेस्ट लगता जाएगा 12% पर एनम का। ठीक है, interest accruing on such amount shall ensure to the benefit of the members of the company in proportion to the amount remaining unpaid to them। ठीक है, और वो इंटरेस्ट किस चीज के लिए यूज होगा, कंपनी के जो मेंबर्स यानी जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स है ना, उनको उनके प्रमोशन में मिल जाएगा वो अमाउंट। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर है ना, अपन ने देखा जिनका पैसा वो क्लेम करने आए नहीं है शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे 3 शेयर होल्डर हैं, ठीक है, ये क्लेम करने ही नहीं आया अपना पैसा, या फिर इनका बैंक अकाउंट सही नहीं है, इनका कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है पैसा ट्रांसफर करने में, तो ये लोग, तो अगर कंपनी इनका जो पैसा है वो चुरा रही है, समझ रहे हो, इसमें अनपेड डिविडेंड अकाउंट में इन्होंने भेजा ही नहीं इनका पैसा, फिर कुछ कम भेजा, तो उसमें 12% का रेट से इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, फिर अब वो जो 12% का इंटरेस्ट है वो इन तीनों में बट जाएगा। ठीक है, इनके प्रोपोर्शन में, ठीक है, इनके प्रोपोर्शन में कि इनको कितना अनपेड है उस प्रोपोर्शन में वो बट जाएगा। सेक्शन 124 सबसेक्शन 4 क्या है, एप्लीकेशन फॉर क्लेम्स, एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू एनी money transfer to the unpaid dividend account of the company may apply to the company for payment of the money claimed। ठीक है, तो मनी क्लेम करने के लिए जिन लोगों को पैसा है, समझो उनको होश आ गया, अरे हाँ कि डिविडेंड है अपना तो अपन ने क्लेम ही नहीं करा है, तो वो आ गए, उनको ये आ गया कि उनका बैंक अकाउंट में इतने दिनों से ट्रांसफर होने की कोशिश हो रही है, उनको होश ही नहीं था, फिर बाद में उनको होश आया, कुछ भी हुआ, फिर वो आए, ठीक है, अपनी मनी क्लेम करने के लिए तो वो आ सकते हैं। ठीक है, entitled to any money transfer to the unpaid for the company may share apply to the company, वो उनको कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ हमें पैसा अपना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 124 का सबसेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम्ड मनी टू IEPF। तो इसमें क्या है, चलो पढ़ते हैं। एनी अमाउंट ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अगर आपने जो भी अमाउंट ट्रांसफर करा है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ऑफ अ कंपनी विच रिमेन्स अनपेड, ठीक है, और unclaimed for a period of 7 years from the date of such transfer shall be transferred by the company along with the interest accrued, okay, if any, to the fund established under section 125, and the company shall send a statement in the prescribed form of the details of such transfer to the authority which administers the said fund, and that authority shall issue a receipt to the company as evidence of such transfer। तो क्या करना है, जो आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर वो अनक्लेम रह जाता है या फिर तब भी अनपेड, वही 7 सालों में, ये क्या है, पीरियड ऑफ 7 years दिया है यहाँ पे अपन को, ये याद रखना है अपन को कि 7 years में भी वो अनपेड या अनक्लेम रह जाता है, तो अपन को क्या करना है उसके बाद, तो 7 years कंप्लीट होने के बाद जब अपन ने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर करा, उसके 7 साल के बाद, मतलब उसका 7 साल का जब टाइम पास हो गया उसके बाद, ठीक है, सच ट्रांसफर शेल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी अलोंग विद द इंटरेस्ट, अगर आपने इंटरेस्ट भी, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा इंटरेस्ट भी लगता है, तो वो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है अगर कोई, इफ एनी, जरूरी नहीं है इंटरेस्ट हो, तो वो आपको क्या करना है, एक फंड में ट्रांसफर करना है। ठीक है, कौन सा फंड है ये, एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 125, तो इसके बारे में अब अपन पूरा अपना जो आगे का वीडियो रहेगा नेक्स्ट, वो इस फंड के बारे में होता है। वो कौन सा होता है, IEPF फंड, जो होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो वो सारा अमाउंट आप इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दीजिए, और जो भी स्टेटमेंट है प्रिस्क्राइब फॉर्म में डिटेल्स के साथ क्या करना है आपको, अथॉरिटी को भेजना है। अपन आगे चलिए पढ़ेंगे कौन सी अथॉरिटी है
जिसको एडमिनिस्टर करती है, वो जो भी अथॉरिटी है, उसको आपको स्टेटमेंट भेजना है कि हाँ हमने इतना ट्रांसफर करा है, इस डेट पे करा है, और जो भी डिटेल्स रहेंगी वो उसके साथ में, ठीक है। और एविडेंस भी आपको उनको बताना है। और एंड दैट अथॉरिटी शेल इशू अ रिसीट टू द कंपनी एज एविडेंस। अच्छा ठीक है, जो अथॉरिटी होगी, जब आप अथॉरिटी को इंटीमेट कर दोगे डिटेल्स के साथ, जब आप स्टेटमेंट भेजोगे उनको, तो अथॉरिटी क्या करेगी, आपको एविडेंस देगी एज अ रिसीट, ठीक है। ठीक है, तो रिसीट देगी वो आपको एज ए एविडेंस। और बस ये यहाँ पे इस सेक्शन में इसके बारे में यही बताया है कि ये सब होगा, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, और इसको कुछ मतलब इम्पोर्टेंट तो है बट ऐसे समझने के लिए कुछ है नहीं, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 124 सबसेक्शन 6 प्रोवाइजो टू सेक्शन 124 सबसेक्शन 5, ठीक है। अभी अपन ने जो पहले पढ़ा उसका प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेमेंट ऑफ शेयर्स, अगर कोई क्लेम करता है उस पैसे को, ट्रांसफर्ड इन IEPF शेल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द transfer of shares from IEPF in such procedure and on submission of requisite documents, ठीक है। तो क्लेमेंट क्या है, अपने क्लेम भी कर सकता है शेयर्स को। अगर आपने IEPF में ट्रांसफर कर दिए ना, तो उसको IEPF से वो क्लेम करने पड़ेंगे वो शेयर्स, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे IEPF को, और वो उधर से अपने शेयर्स की जो पैसा है वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। नाउ पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, तो आपको फाइन लगेगा, कंपनी को कितना लगेगा, मिनिमम 1 लाख, ठीक है, मैक्सिमम 10 लाख। अगर ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट वाला, मतलब जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा, उसमें अगर आप कोई भी कॉन्ट्रावीन करते हो तो ये फाइन लगेगा। तो कंपनी को कितना फाइन लगेगा, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 10 लाख, और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के लिए 500 पर डे, ठीक है। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को ये डिफॉल्ट ये मतलब लगेगा फाइन। तो इट्स सिंपल, ये अपनी नॉर्मल पेनल्टी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो। ये पूरा एक फ्लो अपन ने मेंटेन रखा है यहाँ पे कि कैसे कैसे क्या होता है, कितने दिन में क्या कहाँ ट्रांसफर करना होता है, कितने दिन से वहां से किस दूसरी चीज में ट्रांसफर करना होता है, अपन ने पूरा अच्छे से चार्ट से भी समझ लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आगे के वीडियोस कंटिन्यू रखिए फॉर द क्लियर understanding of this chapter of dividend. Okay.